हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। पिछले दिनों हम लोग गैसियस स्टेट में बायल के नियम को पढ़े, ठीक, क्योंकि बहुत सारे गैस नियम दिए गए हैं जिसमें से हम लोगों ने बायल के नियम को पढ़ा, बायल के नियम के बारे में समझा, ठीक है, उसके कुछ एप्लीकेशंस को भी समझा। आज हम लोग एक नया नियम पढ़ेंगे जो गैस से संबंधित है, ठीक है, जिसको कि चार्ल्स ने दिया था, ठीक है, जिसको चार्ल्स लॉ कहा जाता है, ठीक। तो आज हम लोग चार्ल्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, चार्ल्स के नियम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। स्टेट्स ऑफ, पहले हम लिख देते हैं इसको, चैप्टर का नाम स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें गैसियस स्टेट, ठीक है। इसमें हम लोगों ने बायल के नियम को हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग चार्ल्स के नियम को पढ़ेंगे। चार्ल्स लॉ, ठीक, चार्ल्स लॉ यानी कि चार्ल्स का नियम, ठीक। तो सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट लिखते हैं कि चार्ल्स ने क्या नियम दिया, ठीक है ना, गैस के बारे में चार्ल्स का क्या स्टेटमेंट रहा, उनके क्या अनुभव रहे ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपेरिमेंट्स ऑन गैसेस, उनके क्या एक्सपीरियंस रहे, उसको उन्होंने नियम के रूप में दिया और उस नियम को हम लिखते हैं पहले, सबसे पहले, उसके बाद तो आगे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक। तो चार्ल्स ने ये बताया कि at constant pressure the volume of a given mass of a gas is directly proportional to its absolute temperature, ठीक है। ये नियम इन्होंने दिया, ये स्टेटमेंट दिया उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर, गैसेस पर जब एक्सपेरिमेंट किया। हालांकि वो लोग हॉट एयर बैलून पर काम कर रहे थे, ये गैलोसाक और चार्ल्स दोनों लोग, तो उन्होंने सेपरेटली अपना अनुभव दिया। तो सबसे पहले हम लोग ये चार्ल्स के नियम के बारे में जानेंगे कि इसको हिंदी में लिख देते हैं, शायद हो सकता है भाई ये यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए मेरा ये उद्देश्य है कि यूपी बोर्ड और सीबीएसई दोनों बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए ये काम आए, ठीक है, इससे कुछ सीख सकें, कुछ लाभान्वित हो सकें, ठीक है। और ख़ासकर उन लोगों के लिए, है ना, जो कि कोचिंग्स को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जो कोचिंग में, बड़े बड़े कोचिंग्स में नहीं जा पाते हैं। बेसिकली मेरा ध्यान ये रहता है कि उन लोगों तक अगर ये वीडियो पहुँच जाए, है ना, तो वो लोग घर पे बैठ के इससे कुछ सीख सकते हैं। तो बेसिकली मेरा ध्येय उन्हीं लोगों के लिए है जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, बेचारे कमज़ोर हैं जो, उनके लिए, ठीक है। तो हिंदी में भी हम इसको स्टेटमेंट को लिख देते हैं कि किसी निश्चित ताप पर किसी निश्चित दाब पर होगा, यहाँ पे ना वेरी गलत हो गया, किसी निश्चित दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है, ठीक। यानी कि जो वॉल्यूम है गैस का, अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए तो वो वॉल्यूम उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
कहने का मतलब कि अगर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं प्रेशर को कांस्टेंट रख करके तो किसी गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक, और टेम्परेचर को अगर घटाते हैं तो गैस का वॉल्यूम यानी आयतन कम होता है, ठीक है। तो अब जैसे देखिए इसको एक्सपेरिमेंटली थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि किसी कंटेनर में कोई गैस भरी हुई है और इस पर ये पिस्टन लगा हुआ है, एक जनरल सा चीज़, ठीक है, इसमें एक पिस्टन लगा हुआ है, ठीक, और इसका प्रेशर कांस्टेंट है, P इज़ कांस्टेंट। अगर उस पर कोई वेट ना रखा जाए, ऊपर से कोई प्रेशर ना लगाया जाए, है ना, और मान लिया कि इसमें जो गैस भरी हुई है, ठीक, जो गैस भरी हुई है उसका जो वॉल्यूम है वो भी है, ठीक, वॉल्यूम भी है। तो ये वॉल्यूम तक, इतने वॉल्यूम तक इस कंटेनर में गैस भरी हुई है और प्रेशर कांस्टेंट रखा हुआ है, ठीक। तो उस कंडीशन में अगर गैस को गर्म किया जाए, यानी कि टेम्परेचर को, अगर इसका टेम्परेचर T है, इनिशियल टेम्परेचर अगर T है, ठीक, तो इनिशियल टेम्परेचर T है और उसके बाद अगर इसके टेम्परेचर को बढ़ाया जाए, प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए, प्रेशर उस पर न घटा रहा है, घट रहा है, न बढ़ रहा है, ठीक, तो उस कंडीशन में ये गैस एक्सपेंड करेगी। 1 मिनट, आई एम सॉरी। ठीक है, तो ये गैस जो है एक्सपेंड होगी क्योंकि इट विल ऑब्टेन एनर्जी बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। जब इसको टेम्परेचर मिलेगा तो इसके गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं दे विल गेन एनर्जी। आप जानते हैं कि एनर्जी इक्वल टू 3/2 kT, ठीक, जहाँ K क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, ठीक, और T जो है टेम्परेचर है। तो एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे इस गैस के मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलेगी एंड दे विल मूव फास्टर, ठीक है, और जब वो बहुत तेज़ मूव करेंगे तो जाहिर सी बात है इस पर प्रेशर लगाएंगे। तो उस कंडीशन में जो पिस्टन यहाँ है ये उठ करके हो सकता है कि यहाँ चला है, ठीक, प्रेशर कांस्टेंट ही रखना है, शर्त यही है कि प्रेशर कांस्टेंट ही रखना है, तो जाहिर सी बात है कि उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है। ये बताया चार्ल्स ने अपने नियम में, ठीक, और अगर टेम्परेचर को डाउन करते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये पिस्टन नीचे आ जाएगा, वॉल्यूम इसका कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो वॉल्यूम है गैस का एट कांस्टेंट प्रेशर दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे या घटाएंगे वैसे वैसे गैस का जो वॉल्यूम है वो घटेगा या फिर बढ़ेगा, ठीक है, ये हो गया। अब जरा इस नियम को हम लोग मैथमेटिकली लिखने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए कि गैस का इनिशियल वॉल्यूम भी है और टेम्परेचर T है, ठीक, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर T है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ऐसा कब होगा? एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक, जब दाब निश्चित है, ठीक, जब प्रेशर कांस्टेंट है तब होगा, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं V इक्वल टू KT, ठीक, ये इक्वेशन नंबर 1 मिल गया हमको, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जहां पर ये K क्या है, जहां K इज कांस्टेंट, ठीक, नियतांक है, ठीक, ये कांस्टेंट है, ओके। तो ये स्टेटमेंट रहा
चार्ल्स का, ठीक है ना, कि एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब जरा हम देखते हैं एक चीज़ और भी बात कि जब वो हॉट एयर बैलून पे काम कर रहे थे तो उन्होंने रियलाइज़ किया, अनुभव किया कि जब गैस का टेम्परेचर एक निश्चित प्रेशर पे, कांस्टेंट प्रेशर पे गैस का जो टेम्परेचर है अगर 1 डिग्री सेल्सियस राइज किया जाए तो गैस का वॉल्यूम जो है 1 ml बढ़ जाता है, ठीक, 1 यूनिट बढ़ जाता है, ठीक है। उसी तरह से फिर उन्होंने रियलाइज़ किया कि पर डिग्री सेल्सियस राइज टेम्परेचर अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम ले लिया जाए किसी गैस का, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर किसी गैस का वॉल्यूम लिया जाए तो उसके 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर, ठीक है ना, उस गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके 0 डिग्री सेल्सियस पर के वॉल्यूम का एक निश्चित क्वांटिटी, एक डिफिनिट क्वांटिटी अल्फा के बराबर बढ़ोतरी हो जाती है, वो बढ़ जाता है। और उस अल्फा का वैल्यू जो होता है उन्होंने जब डिटरमाइन किया तो उन्होंने पाया कि उस अल्फा का वैल्यू 1/273 है, ठीक, अल्फा, ठीक। यानी कि कहने का मतलब ये है, थोड़ा सा इसको डिटेल में लिखते हैं, है ना, पहले इसको आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मिटा करके फिर से लिखते हैं कि उनका स्टेटमेंट एक्चुअल क्या था। यह है चार्ल्स लॉ, ठीक है, कि जब किसी गैस को किसी गैस का ताप 1 डिग्री सेल्सियस, है ना, पर यूनिट टेम्परेचर, पर डिग्री अगर बढ़ाया जाए तो बढ़ाने पर, ठीक है, उसका आयतन 0 डिग्री सेल्सियस पर गैस के आयतन का एक निश्चित भाग अल्फा के बराबर बढ़ोतरी हो जाती है। यानी कि द वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीजेस बाय ए सर्टेन क्वांटिटी अल्फा of its volume at 0 डिग्री सेल्सियस by increasing the temperature 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अब जो है मान लीजिए, सपोज करके चलिए, सपोज वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज V0, ठीक, V0, ठीक, एंड मान लीजिए कि T डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है ना, एट T डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम इज VT, ठीक है, मान के चलिए। तो उन्होंने ये बताया कि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर टेम्परेचर किसी गैस का जो वॉल्यूम होगा, है ना, 0 डिग्री सेल्सियस पर जो वॉल्यूम होगा उसका एक सर्टेन भाग अल्फा के बराबर बढ़ जाता है, ठीक है।
तो अगर T डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया जाए तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? तो अब V0 इनिशियल एट 0 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम, ये V0 है, ठीक। तो बढ़ा हुआ वॉल्यूम कितना हो जाएगा? इंक्रीज्ड वॉल्यूम कितना हो जाएगा? V0 अल्फा T, ठीक। ये हो जाएगा, ये इंक्रीज्ड वॉल्यूम है, ठीक है ना, जो कि उसके 0 डिग्री सेल्सियस पर के वॉल्यूम का एक अल्फा के बराबर बढ़ जाता है, ठीक है। तो T डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर टेम्परेचर कितना हो जाएगा? अगर V0 डिग्री सेल्सियस, ये 0 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम भी था, तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर अल्फा बढ़ता है, ठीक। तो T डिग्री सेल्सियस पर कितना हो जाएगा? 1 डिग्री सेल्सियस पर कितना हो जाएगा? V0 अल्फा। T डिग्री सेल्सियस पर कितना हो जाएगा? V0 अल्फा T होगा, ठीक है, ये चीज़, ठीक। तो फाइनल वॉल्यूम एट T डिग्री सेल्सियस ये कितना हो जाएगा? ये T डिग्री सेल्सियस पर मान लीजिए कि VT हो जाता है, तो VT कितना हो जाएगा? V0 जो इनिशियल वॉल्यूम था अब प्लस बढ़ा हुआ वॉल्यूम V0 अल्फा T, ठीक। ये हो जाएगा वॉल्यूम, ठीक। तो VT बराबर क्या हो जाएगा? V0 का मान 1 प्लस अल्फा T, ठीक। ये होगा वॉल्यूम, ठीक है। तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर, और इस अल्फा को क्या कहते हैं? वॉल्यूम कोफिशिएंट ऑफ गैस, ठीक। इस अल्फा को वॉल्यूम कोफिशिएंट ऑफ गैस कहते हैं, यानी कि आयतन प्रसार गुणांक, ठीक। आयतन प्रसार गुणांक कहा जाता है, और इसका जो वैल्यू होता है 1/273 होता है इस अल्फा का वैल्यू, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली इसको डिटरमाइन किया उन लोगों ने, तो ये पाया कि किसी भी गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके वॉल्यूम में एक अल्फा यानी कि 1/273 के बराबर वृद्धि हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है, ठीक है। तो T डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर जो बढ़ोतरी होगी कितना होगी? V0 अल्फा T, ठीक है। तो फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? VT इक्वल टू V0 1 प्लस अल्फा T, ठीक। तो अब जो है इस अल्फा का वैल्यू अगर इसमें पुटअप किया जाए तो क्या हो जाएगा? VT इक्वल टू V0 1 प्लस T/273, ठीक। ये इक्वेशन मिला, ठीक है। VT इक्वल टू V0 1 प्लस T/273, ठीक है। ये होता है चार्ल्स का नियम, ठीक। अब जो है यहाँ पे हमें एक चीज़ और मिलता है, एक कॉन्सेप्ट मिलता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर का। ये डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर है, ठीक है ना, डिग्री सेल्सियस में है ये टेम्परेचर। इसको यहाँ पे अगर हम इसको लिखें एक्सपेंड करके थोड़ा, तो V0 कितना हो जाएगा? 273 प्लस T डिग्री सेल्सियस बाई टोटल के 273, ठीक। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट मिलता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर का, ठीक, और एब्सोल्यूट ज़ीरो का, ठीक है। तो ज़रा देखते हैं हम इसको, आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद तो हम आगे लिखते हैं। देखिए एक टर्म आता है, इसको फिर आगे बढ़ाएंगे हम अभी। एक टर्म आता है एब्सोल्यूट ज़ीरो
एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। ठीक, हिंदी में इसको कहा जाता है परम शून्य और परम तापमापी। ठीक है, परम शून्य और परम तापमापी। ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या है और एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल कैसे बनाया गया। ठीक है, तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल को ब्रिटेन के एक फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था लॉर्ड केल्विन। ठीक है ना, लॉर्ड केल्विन, इन्होंने एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल को बनाया था। ठीक, और जैसे डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे है ना, वाटर का जो आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है ना, डिग्री सेल्सियस स्केल पे और केल्विन स्केल पे। ठीक है ना, तो डिग्री सेल्सियस स्केल पे ठीक जो वाटर का मेल्टिंग पॉइंट होता है आइस का वो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और केल्विन स्केल पर कितना होता है, 273 केल्विन होता है। ठीक, 273 केल्विन होता है। ठीक है, तो अब देखिए जरा कि इस 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे के टेम्परेचर भी संभव है। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे के टेम्परेचर भी संभव है जो कि नेगेटिव साइन के साथ होंगे। ठीक, और इसी टेम्परेचर पे सेल्सियस स्केल पे जो वाटर का स्टीम पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और इसका कितना होता है, 373 केल्विन होता है। ठीक, अब इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात है कि इनके जो भी मार्क्स हैं, है ना, जो भी मार्क्स हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक, यानी कि 2 मार्क्स के बीच टेम्परेचर स्केल पे 2 मार्क्स के बीच जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि ये -273 डिग्री सेल्सियस और ये 0 केल्विन। ठीक, इस टेम्परेचर स्केल पे यानी केल्विन स्केल पे ये कैसे हुआ हम जरा यहाँ से बताते हैं अब। ठीक, तो ये VT इक्वल टू V0 1 प्लस T डिग्री सेल्सियस बाई 273। ठीक, अभी हमने प्रूव किया था, इसको हम लोगों ने देखा था, समझा था। तो अगर इस इक्वेशन में अभी मैंने बताया कि गैस का टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया जाए T डिग्री सेल्सियस से तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, VT इतना होगा। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर को बढ़ाने की बजाय -273 डिग्री सेल्सियस तक घटा दिया जाए, ठीक, अगर -2 डिग्री सेल्सियस तक घटा दिया जाए, रिड्यूस कर दिया जाए, तो क्या होगा यहाँ पे जरा देख लीजिए। V0 1, अब ये माइनस साइन हो जाएगा यहाँ पे, 1 प्लस के जगह ऐसा लिख लेते हैं इसे, -273 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाई 273। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, V0 1 -273 बाई 273, ये खत्म हो जाएगा, 1 होगा, यानी कि V0 1 - 1 यानी कि V0 मल्टीप्लाइड बाई 0 दैट इज 0, V0 0 हो गया। ठीक, यानी कि जो वॉल्यूम है VT वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, तो केल्विन साहब ने एक ऐसा टेम्परेचर डेवलप किया और उन्होंने बताया कि एक ऐसा टेम्परेचर है ना जिस पर जिसके नीचे कोई संभव टेम्परेचर न हो, जिसके नीचे कोई संभव टेम्परेचर न हो। तो -273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर कि कोई भी गैस अगर ली जाए तो उसका वॉल्यूम 0 होगा, उसके सारे मॉलिक्यूल्स मूव करना बंद कर देंगे। ठीक है, तो ऐसा टेम्परेचर है ना, इस -273 डिग्री सेल्सियस को, जो कि 0 केल्विन के बराबर है,
केल्विन स्केल पर इस -273 डिग्री सेल्सियस को 0 केल्विन माना गया, ठीक है। और इस 0 केल्विन को ही, जिसका वैल्यू -273 डिग्री सेल्सियस होता है, इसी को एब्सोल्यूट जीरो कहा गया, ठीक है। ये एब्सोल्यूट जीरो का कांसेप्ट है, ठीक। इसी को एब्सोल्यूट जीरो कहा गया, जिस पर कि किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है एब्सोल्युटली जीरो हो जाए। लेकिन ऐसा होना संभव नहीं है, ऐसा होना प्रैक्टिकली ऐसा होना संभव नहीं है। और उस टेम्परेचर को एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल पे एब्सोल्यूट 0 केल्विन माना गया, ठीक। अच्छा, दूसरी बात कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल क्या है? एक ऐसा टेम्परेचर स्केल जिसका एब्सोल्यूट जीरो जो है -273 डिग्री सेल्सियस पर हो, ठीक है। ऐसे टेम्परेचर स्केल को एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल कहा जाता है, ठीक है। ये हो गया बात। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं हम यहीं से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहीं पे बात जो आपने देखा Vt इक्वल टू V0 273 प्लस T डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाई 273, ठीक है, ये चीज़ है। तो यहाँ पे Vt इक्वल टू V0 और 273 में अगर डिग्री सेल्सियस जोड़ दिया जाए तो वो कौन सा टेम्परेचर देगा? एब्सोल्यूट टेम्परेचर देगा, यानी कि केल्विन टेम्परेचर देगा, ठीक है। उसको केल्विन टेम्परेचर को कैपिटल T से दिखाते हैं, ठीक है। केल्विन टेम्परेचर को कैपिटल T से लिखते हैं, ठीक। तो यहाँ पे अभी आपने देखा कि डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में अगर ये 273 जोड़ दिया जाए तो ये क्या देगा? केल्विन टेम्परेचर देगा, ठीक है ना। यहाँ से आप देख रहे हैं। तो अब यहाँ पर भी 273 में डिग्री सेल्सियस जुड़ा हुआ है, तो ये क्या होगा? कोई ना कोई केल्विन टेम्परेचर देगा, ठीक, इंटू T बाई 273, ठीक, ये चीज़ है। अब जरा देखिए यहाँ पे एक चीज़ और कि अगर ये, ठीक है, Vt है ना, मान लीजिए कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, किसी एक टेम्परेचर पे, है ना, जिसका प्रेशर कांस्टेंट हो, अगर वॉल्यूम V1 है, ठीक, तो और उसका 0 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम V0 है, तो क्या होगा? V0 T1 बाई 273। और किसी दूसरे टेम्परेचर पे, है ना, किसी दूसरे डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जिसका पास प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए, ठीक है, तो वॉल्यूम सपोज कर लिए V2 है, तो क्या हो जाएगा? V0 T2 बाई 273। ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करके देखिए क्या होता है। V1 बाई V2 ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, इसको अगर डिवाइड कर दिया जाए तो ख़त्म हो जाएगा, और ये भी ख़त्म हो जाएगा, यानी कि बचेगा का T1 बाई T2, ठीक, ये चीज़, ठीक है। यानी कि इसको लिख सकते हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ठीक। ये चार्ल्स के नियम का दूसरा फॉर्म है, इससे प्रूव कर सकते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ठीक है। यही चार्ल्स का नियम रहा। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, इसका ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, थोड़ा सा अब हम इसको देखेंगे, ठीक। उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका। अभी आपने देखा
V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक, ये शर्त है, यानी कि V इज इक्वल टू KT। ठीक है, तो अब इसको अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में, है ना, तो क्या मिलेगा? अभी आपने देखा कि V बाई टी इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, ये चीज़ मिला था आपको। तो V और T के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए तो क्या मिलेगा? एक कांस्टेंट मिलेगा। ठीक है, तो अब इसको अगर देखा जाए तो y इक्वल टू mx। ठीक, ये एक ऐसे लाइन का इक्वेशन है ना, मैथमेटिक्स में आप पढ़ेंगे तो y इक्वल टू mx एक ऐसी रेखा का इक्वेशन है जो कि x और y एक्सिस के ओरिजिन से होकर के जाती है और स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है ना, एक ऐसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है ना, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन which goes through the origin of x and y axis। ठीक है, तो इसको हम प्लॉट कर सकते हैं, ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो y एक्सिस पर क्या लेना है? v लेना है। m ये स्लोप है जो कि कांस्टेंट को बताता है, और x एक्सिस पर क्या लेना है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर लेना है। ठीक, तो इसको अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये इसका ओरिजिन है और इस पर एब्सोल्यूट टेम्परेचर x एक्सिस पर, और y एक्सिस पर क्या लेना है? वॉल्यूम लेना है गैस का। ठीक, तो जो लाइन होगी है ना, वो इसके ओरिजिन से होकर के जाएगी। ठीक, ये स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, और इसका जो स्लोप होगा m, ठीक, वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, ये कांस्टेंट होगा। ठीक, किसी पर्टिकुलर प्रेशर पे। ठीक है ना, किसी भी निश्चित दाब पे प्रेशर अगर बढ़ाएंगे, ठीक है, तो दूसरे टेम्परेचर पे यहाँ पे होगा, इसका स्लोप ये होगा। ठीक, और प्रेशर को और बढ़ाएंगे तो ये होगा। ठीक, P, इसका स्लोप ये होगा। ठीक है, तो इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कि इसके ओरिजिन से होकर के जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे सोचने वाली बात है, हम जानते हैं कि पी भी इक्वल टू एन आर टी। ठीक, तो V बाई टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन आर बाई पी। ठीक है, ये होगा, ये क्वेश्चन होगा। तो V बाई टी इक्वल टू कांस्टेंट था, यहाँ से देख सकते हैं कि V बाई टी इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि ये किसके बराबर होगा? कांस्टेंट के। ठीक है, इस कांस्टेंट के बराबर होगा। अब यहाँ से हम कंपैरिजन अगर किया जाए, है ना, तो हम देखते हैं कि ये जो नंबर ऑफ मोल्स हैं ये भी कांस्टेंट है, क्योंकि एक सर्टेन मास के गैस को ले रहे हैं हम, और R जो है यूनिवर्सल कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो बोथ ऑफ दीज आर द कांस्टेंट्स। इन दैट केस व्हाट हैपेंस? 1 बाई P इज प्रोपोर्शनल टू K, या कह सकते हैं कि K इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई P। ठीक, यहाँ पे, और ये K किसके बराबर है? यहाँ पे देखिए m के बराबर है। ठीक है, m को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि इसके स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे स्लोप अगर बढ़ेगा, ठीक, तो प्रेशर कम होगा। ठीक, एज फार एज स्लोप इंक्रीजेज द प्रेशर डिक्रीजेज। ठीक है, क्योंकि ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर देखिए कि इसका स्लोप, ठीक है, कम है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है। ठीक, ये मैक्सिमम है। अब यहाँ पे स्लोप थोड़ा ज़्यादा है, स्लोप ज़्यादा है। ठीक है, तो प्रेशर कम होगा। ठीक है, ये प्रेशर कम होगा। अब यहाँ पे यानी कि मान लीजिए कि P1 है, P2 है, P3 है। ठीक, तो
यहाँ पे P1 जो है प्रेशर 1 ये ज़्यादा है, ठीक, और यहाँ पे प्रेशर P2 ये कम होगा क्योंकि स्लोप इसका ज़्यादा है, ठीक, और P3 चूँकि स्लोप इसका सबसे ज़्यादा है, ठीक, तो P3 इन दोनों के रिस्पेक्ट में सबसे कम होगा। तो एक चीज़ पूछा जाता है कि ये ग्राफ दे करके कि किसी पर्टिकुलर है ना किसी गैस के वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए तो प्रेशर में क्या रिलेशनशिप होता है, ठीक है, या किसका प्रेशर ज़्यादा होगा किसका प्रेशर कम होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि P1 का प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है ना, P1 इज़ ग्रेटर देन P2 इज़ ग्रेटर देन P3, ठीक, क्योंकि स्लोप ज़्यादा है इसका, इस P3 का स्लोप ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है प्रेशर कम होगा, ठीक, इसका उससे कम स्लोप है, ठीक है ना, तो इसका प्रेशर इस लाइन के प्रेशर से ज़्यादा होगा, ठीक है ना, इसका सबसे ज़्यादा होगा, ठीक, ये होता है रिलेशनशिप प्रेशर में। या इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि P3 इज़ लेस देन P2 इज़ लेस देन P1, ठीक, ये रिलेशनशिप मिलता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये इतना समझ में आया होगा। अब एक दूसरा ग्राफ प्लॉट करते हैं। अभी आपने देखा V/T इक्वल टू K, है ना, यानी कि वॉल्यूम और टेम्परेचर, है ना, ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, ठीक। तो अब इन दोनों का इसको हम लिख सकते हैं V इक्वल टू KT। तो इसका लॉग लेने पर दोनों तरफ लॉग लीजिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं log V इक्वल टू log K प्लस log T, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log T प्लस log K, ठीक, ये log V, ठीक। अब यहाँ पे देखिए y इक्वल टू इसके आगे, इस log T के आगे अगर 1 लिख दिया जाए तो उससे कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक। तो mx प्लस c, ठीक है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना, जिसका कि इंटरसेप्ट c है, ठीक है। अच्छा, तो इसको भी ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। तो y एक्सिस पर क्या लेना है, log V, और x एक्सिस पर क्या लेना है, log T लेना है, ठीक है। और m जो है इसका स्लोप बताता है, ठीक। तो चूंकि इसका स्लोप पॉजिटिव है ना कोई पॉइंट यहाँ पे है, तो यहाँ से ये लाइन ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक, और ये टोटल क्या होगा, इंटरसेप्ट C, यानी कि ये पॉइंट जो देगा ये क्या होगा, log K होगा। सॉरी, इसको थोड़ा सा बढ़िया ढंग से लिख देते हैं, ये log V है ऊपर की तरफ, और ये जो पॉइंट है वो log K है, ठीक है। यहीं से ये कांस्टेंट पॉइंट है, ठीक, ये कांस्टेंट है, और यहीं से ये ऊपर की तरफ लाइन जाता है, और इसका स्लोप जो होगा वो m होगा, ठीक, थीटा होगा, ठीक, और ये थीटा किसके बराबर है, 1 के बराबर, ठीक, थीटा। तो जानते हैं tan थीटा स्लोप जो होता है वो लिया जाता है कैसे, tan थीटा से, ठीक, और इसके लिए स्लोप m, यानी कि m कितना है, 1 है, यानी कि tan थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होता है, 45 डिग्री,
ठीक है। तो अगर एक है यहाँ पे तो, या कुछ दूसरा अगर रहेगा तो उसका दूसरा वैल्यू स्लोप आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो स्लोप होगा वो कितना होगा, 45 डिग्री सेल्सियस पर होगा, ठीक। और ये जो इंटरसेप्ट जो बता रहा है लॉग के, है ना, ये V0 वॉल्यूम को बताता है, ठीक है, यानी कि V0 वॉल्यूम को बताता है, यानी कि वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस पर बताता है, ठीक है। तो मैं समझ रहा हूँ इतना समझ में आया होगा। एक तीसरा ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, कि अगर V/T इक्वल टू K है, ठीक है, तो अब ये ग्राफ प्लॉट अगर किया जाए V/T, V बाई एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक, और T या फिर V के बीच में, तो V/T का वैल्यू क्या है, एक कांस्टेंट है, ये हर जगह कांस्टेंट रहेगा, ठीक। तो ये इस तरह का एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा जो कि इस T या फिर V एक्सिस के पैरेलल जाएगा, ठीक है। तो कभी कभी ग्राफ से भी क्वेश्चंस पूछ देते हैं, ठीक, तो ये ग्राफ को भी आप समझ लीजिए। दूसरी बात कि इसमें जो कुछ भी क्वेश्चंस होंगे, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम होंगे, आप इन्हीं ग्राफ्स के द्वारा, इस फार्मूले के द्वारा आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों में शेयर कर दीजिए जो थोड़ा इकोनॉमिकली कमज़ोर हैं भाई, ठीक, ताकि वो देख सकें, समझ सकें, कुछ तो समझेंगे, ज़रूर समझेंगे, ठीक है। और समझ में आया हो, अच्छा लगे तो उम्मीद है कि लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।